हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म का अगला चैप्टर, यानी कि एक्सरसाइज कौन सा है? 3.2। 3.2 एक्सरसाइज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरी की है और उसके उदाहरण भी किए हैं। तो बहुत ही होपफुल, मुझे अपने आप पर विश्वास है, या यूँ कहूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो को सराहा, जो पीछे वाली वीडियो देखी, जिन्होंने जो पीछे वाली क्लासें देखी और उनको अच्छे से समझ में आया, तो कुछ कमेंट किए। कमेंट में मुझे लगा कि मैं इससे और बेहतर कर पाऊँ। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसी तरह की वीडियो मिलेंगे आपको। हिंदी मीडियम का गणित इस चैनल के ऊपर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि नए आने वाला वीडियो आपको तुरंत सूचना दे दे, यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, एक चीज और याद रखना, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, क्योंकि एक जगह किसी ज्ञान को रखना नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों, ज्ञान को बांटना चाहिए। मेरा एक मोटो है कि मैं आप जैसे लोगों को अपना जो कुछ दे सकूं, वो आपके लिए है, कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर, और यूँ कहूँ कि बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आज हम उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो लेके आए हैं, और ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज नंबर 3। और इसके कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे दोस्तों हम। तो उदाहरण डिस्कस करने से पहले हम कुछ पहले की चीजें जान लेते हैं। देखो, दो चर वाला रेखिक समीकरण का सामान्य रूप, इसको सामान्य रूप भी कहते हैं दोस्तों, इसको व्यापक रूप भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा व्यापक रूप भी इसका नाम है। क्या है? व्यापक रूप। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप भी नाम है, सामान्य रूप भी है और व्यापक रूप भी है। तो दोस्तों, ये क्या है? देखो, हमने बहुत सारे समीकरण इसमें पढ़े हैं। जैसे हमने इस तरह का समीकरण भी पढ़ा है, 2x - 3y + 10 = 0। इस तरह के समीकरण हमने बहुत पढ़े हैं। तो इसमें क्या है? देखो, यहाँ 2 है तो a के बराबर है, यहाँ 3 है माइनस का, वो b के बराबर है, यहाँ 10 है, वो c के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यापक रूप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चर हैं दो, कौन कौन से? x और y, उनके मान बदले हैं और अचर का मान बदला है। यानी कि ये, यदि मैं शॉर्टकट रूप में बोलूं, तो इसमें केवल और केवल अचर बदलते हैं दोस्तों। और अचर जहां बदलते हैं, वहां पे समीकरण का रूप बदल जाता है। और समीकरण ज्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, सिर्फ समझने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो कोई सवाल कठिन नहीं होता है दोस्तों। मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, गणित इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट। क्या बोला? गणित इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था दोस्तों एक चीज, कि हमने 3 तरह के सवाल डिस्कस किए थे। जो हमने एक्सरसाइज 3.2 की है, उसमें हमने 3 तरह के सवाल डिस्कस किए थे। पहला नंबर ऐसा सवाल, यानी जिसमें 2 समीकरण थी, और दोनों समीकरणों को हमने देखा कि उनका ग्राफीय रूप निकाला। तो ग्राफीय रूप निकाला, तो उनका ग्राफीय रूप क्रॉस में आया, यानी कि इस रूप का आया। तो एक तो ये था, इस रूप का आया। तो पहला समीकरण हमने देखा इस रूप का था, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है? ये एक समीकरण के कांस्टेंट है दोस्तों। और इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है, जिसमें हमने उसको 2 नाम दे दिया,
यानी A2 B2 और C2 नाम दे दिया। तो ये वही तो है, कुछ अलग नहीं है, घबराइएगा नहीं, ये वही चीज है। पुरानी चीजों को ही हम रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें, आगे थोड़ा सा कुछ अलग आने वाला है। तो पहला चीज मैंने ये बताया कि इस तरह का हमने सवाल डिस्कस किया था। एक उदाहरण ऐसा था, यानी कि जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कुछ उसका सॉल्यूशन निकलता है, कुछ हल निकलता है। ग्राफी विधि से हमने इसका हल निकाला। दूसरा हमने ऐसा निकाला था कि दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निरूपित हैं, या यूं कहूं कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं। तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, इसका मतलब वो एक ही रेखा है। तो ये है वो रूप जिसमें दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर निरूपित हैं, या एक ही रेखा के द्वारा उनको निरूपित किया जा सकता है। तो ये रेखाएं हैं। और तीसरा रूप था जिसमें दोनों रेखाएं बिल्कुल पैरेलल थी, यानी कि हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी, वो अनंत तक एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं बनती है दोस्तों, बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। तो चलो उनको डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले नंबर एक, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्यों बोलते हैं? कि वो एक दूसरे को छेदित करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ये हमारे को प्राप्त होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखो, एक का है प्रतिच्छेदी, जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उसमें प्रतिच्छेदी बहुत बिंदु पर होता है, अनंत बिंदु पर, यानी कि हर जगह वो प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि इसमें वो अनंत बिंदु पर उसको काटती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं यदि एक ही रेखा हैं तो वो एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटती हैं। तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। और जो दो रेखाएं यदि पैरेलल बराबर चलती हैं, जो कहीं पे भी अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। तो हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। और एक बार फिर देखिए कि दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं या छेदन रेखाएं, और जो रेखाएं संपाती हैं उनको हम संपाती रेखाएं, जो एक दूसरे के ऊपर हैं, या यूं कहूं कि एक जैसी दोनों रेखाएं हैं उनको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। और दो रेखाएं जो पैरेलल चलती हैं लगातार अनंत तक, उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, इनका हम एक और चीज देखते हैं। मान लो हमारे पास दोनों रेखाएं हैं, दोनों के कुछ समीकरण हमने मान रखे हैं, तो एक और इनका गुण हमारे सामने आता है। वो क्या कंडीशन है? मान लो इनके गुणांकों की बात करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। यदि A1/A2 का जो अनुपात है वो B1/B2 के अनुपात के यदि बराबर आ जाता है तब तो वो प्रतिच्छेदी नहीं है। लेकिन यदि वो अनुपात बराबर नहीं आता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पहली कंडीशन में A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कहने का मतलब यह है कि दोनों का रेशियो, यदि इनके गुणांकों का, x के गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो दोनों का बराबर नहीं आता है, तो बराबर नहीं आता है इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आते हैं तो वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यदि एक चीज एक चीज देखिए इसमें, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो बराबर आएंगे तो दो कंडीशन भी होंगी, इसमें भी बराबर होते हैं और इसमें भी बराबर होते हैं। एक चीज हमारी समझ में नहीं आई, देखो इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? फर्क दोस्तों इसमें ये हुआ कि इसके अंदर हम एक चीज और ले लेते हैं। अब जब हम A1/A2 B1/B2 से निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फिर इसका जो अचर पद है C1 C2 उसको भी लेना पड़ेगा। और यदि C1 C2 भी बराबर आ जाता है तो ये संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। और यदि ये C1 और C2 बराबर नहीं आता है तो फिर क्या होंगी? ये समांतर होंगी। देखो एक बार फिर देखिए दोबारा, यदि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात यदि बराबर नहीं है
तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरा, यदि A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर आ जाता है दोनों में, देखो समांतर में भी और संपाती में भी दोनों बराबर होता है, तो हमारे को फिर जरूरत पड़ती है C1 और C2 के अनुपात की। तो देखिए, जब संपाती होती है तो C1 और C2 का अनुपात भी उसके बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस तरह से यदि ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो रेखाएं क्या होंगी? संपाती। और यदि फिर C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं होता है इनके, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। अब इसके बाद में इसका आता है लास्ट पॉइंट। एक और पॉइंट देखिए, इसका चौथा नंबर पॉइंट आता है दोस्तों। चौथा नंबर पॉइंट आता है, यदि ये प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेदी हैं तो भाई मेरे एक चीज बताओ, कहीं ना कहीं काटेंगी। जैसे यहाँ पे इसने काटा, तो काटा तो हल होगा। तो प्रतिच्छेदी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका हल एक होगा। हल क्या होगा? एक होगा। हल इसका एक होगा। ठीक है। जब संपाती हैं तो इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि ये तो जगह जगह काट रही है ना, बहुत जगह 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 जगह, मतलब सभी जगह बिंदु पर काट रही है, तो इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। अनंत हल होंगे। और जब दोनों समानांतर हैं, तो समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। देखो, यदि दोनों एक काट रही हैं तो एक हल होगा, संपाती हैं तो अनंत हल होगा, और समानांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो नंबर 5 के ऊपर क्या होता है? नंबर 5 पे इसमें देखो, यदि इसके हल निकल रहे हैं तो ये इसका जो निकाय है समीकरण का, दो समीकरण हैं तो उनका निकाय बन गया, तो दोनों समीकरणों का निकाय क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। देखो, इसके अनंत हल निकल रहे हैं, इसका एक हल निकल रहा है। जब एक है तो भी संगत है, और अनंत हल है तो भी संगत है, तो ये भी क्या होगा? संगत होगा। और जिसका कोई हल नहीं है तो वो असंगत होगा। क्या होगा? वो असंगत। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो चीजें हैं ये हमने पहले वाली डिस्कस की हैं, और इन चीजों से हमारे को पूर्व में जो किया हुआ है वो सारा रिवाइज हो गया, और रिवाइज हो गया उसके साथ ही साथ हमने इनको एक दूसरे का यूँ कहूँ कि रिवीजन किया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से अगले वाली प्रश्नावली आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। तो साथियों, बाकी का कल करते हैं। तो इसी तरह का वीडियो यदि और आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।